आज हम हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर चल रहे हैं जहां भूगोल, रणनीति और भविष्य की लकीरें सब एक दूसरे से टकराती हैं। जी। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो चीन सीमा के पास भारत के कुछ विशाल निर्माण प्रोजेक्ट्स की एक हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, ये सिर्फ सड़कें या बांध नहीं है। बिल्कुल। जब आप इन सबको एक साथ जोड़कर देखती हैं तो एक बहुत बड़ी, एक सोची समझी रणनीति सामने आती है। तो आज का हमारा मकसद इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर उस बड़ी तस्वीर को समझना है। जी। हम ये देखेंगे कि अरुणाचल का एक विशाल बांध, लद्दाख की एक हवाई पट्टी, एक सुरंग और एक महत्वाकांक्षी रेल लाइन, ये सब मिलकर सीमा पर शक्ति संतुलन को कैसे बदल रहे हैं। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत पानी से करते हैं, क्योंकि हिमालय में पानी सिर्फ जीवन नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार भी है। हमारे स्रोत अरुणाचल प्रदेश में बन रहे दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं। ये क्या है और इतना अहम क्यों है? देखिए, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा? हाँ, ये ब्रह्मपुत्र की एक अहम सहायक नदी दिवांग पर बन रहा है। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी लोकेशन में है। लोकेशन मतलब ये सीमा के बहुत पास है, बेहद करीब, और एक ऐसे इलाके में जिस पर चीन अक्सर अपना दावा करता रहा है। अच्छा। आंकड़ों की बात करें तो इसकी क्षमता 2880 मेगावाट होगी और लागत करीब 319 अरब रुपए। बाप रे। इसका घोषित उद्देश्य तो बिजली बनाना और असम में बाढ़ को रोकना है, लेकिन असली कहानी मतलब वो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मतलब ये सिर्फ एक बिजली परियोजना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसे आप कह सकते हैं विकास के जरिए संप्रभुता का प्रदर्शन। विकास के जरिए संप्रभुता, ये दिलचस्प है। हाँ, जब आप किसी विवादित क्षेत्र में इतना बड़ा, स्थायी और महंगा ढांचा खड़ा करते हैं तो आप दुनिया को एक साफ संदेश देते हैं कि ये जमीन हमारी है, हम यहाँ हैं और हम यहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल। ये चीन की उस रणनीति का जवाब भी है जो ब्रह्मपुत्र पर ऊपर की तरफ बड़े बड़े बांध बना रहा है, जिससे भारत में पानी के बहाव को लेकर चिंताएं हैं। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली नहीं, पानी पर अपने अधिकार को भी स्थापित करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक बांध भू राजनीति का एक मोहरा बन जाता है। लेकिन हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों में जमीन और पानी के साथ साथ आसमान पर नियंत्रण भी तो उतना ही जरूरी होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जमीन की लड़ाई अक्सर आसमान से जीती या हारी जाती है। और इसी कड़ी में अगला टुकड़ा है पूर्वी लद्दाख का न्यूमा एयरफील्ड। जी, ये जगह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है और 13,000 फीट की ऊंचाई पर। अच्छा, तो वहाँ क्या हो रहा है? मुझे याद है कि ये पहले एक छोटी सी हवाई पट्टी थी। हाँ, पहले यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर या कुछ खास परिवहन विमान ही उतर सकते थे, लेकिन अब 230 करोड़ रुपए की लागत से इसके रनवे को 2.5 किलोमीटर तक लंबा किया जा रहा है। 2.5 किलोमीटर? जी, इसका मतलब यह है कि 2025 तक जब ये अपग्रेड पूरा होगा तो भारत के लगभग सभी बड़े लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30, MKI और रफाल यहां से ऑपरेट कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? मतलब विमान तो पहले भी मैदानी इलाकों से उड़ान भर सकते थे। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बन जाता है। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस? आसान शब्दों में कहें तो ये सीमा के ठीक बगल में एक छोटा लेकिन पूरी तरह से सक्षम एयर बेस है। पहले लड़ाकू विमानों को पंजाब या हरियाणा से उड़ना पड़ता था, जिसमें सीमा तक पहुंचने में ही काफी समय और ईंधन खर्च हो जाता था। हाँ, और वो सीमा पर कम समय तक गश्त कर पाते थे, अपने साथ कम हथियार ले जा पाते थे। अब वो दुश्मन के ठीक बगल में तैनात होंगे। किसी भी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया का समय मिनटों में सिमट जाएगा। यानी अब निगरानी और हमला करने की क्षमता दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। और जाहिर है चीन भी अपनी तरफ ये सब देख रहा होगा। निश्चित रूप से। तिब्बती पठार पर चीन ने पहले से ही कई हवाई अड्डों का एक पूरा नेटवर्क बना रखा है। न्योमा का अपग्रेडेशन उस संतुलन को बराबर करने और भारत को उस क्षेत्र में एक बढ़त देने की कोशिश है। ठीक है, तो आसमान में बढ़त बनाने की बात समझ में आती है, लेकिन उन लड़ाकू विमानों को सपोर्ट करने के लिए जमीन पर भी तो सैनिक, ईंधन और हथियार पहुंचने चाहिए। और हिमालय की सबसे बड़ी चुनौती तो मौसम है। बर्फबारी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हाँ, और यहीं पर कहानी का अगला हिस्सा जुड़ता है, जमीनी कनेक्टिविटी, वो भी जो हर मौसम में काम करे। जैसे कि सेला टनल? बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सुरंग एक इंजीनियरिंग चमत्कार है।
ये लगभग 2 किलोमीटर लंबी है और ये सुनिश्चित करती है कि तवांग का इलाका, जो चीन सीमा के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, वो साल के 365 दिन देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहे। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि इससे टैंक और मिसाइलें भी तेजी से सीमा तक पहुंच सकती हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये सिर्फ सेना के लिए है या इसका उस इलाके में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी पर भी कोई असर पड़ेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। सामरिक रूप से तो इसका महत्व जाहिर है। जिन दर्रों को पार करने में पहले घंटों लगते थे और जो सर्दियों में बंद हो जाते थे, अब उन्हें मिनटों में पार किया जा सकता है। सेना की टुकड़ियां और भारी सामान सब तेजी से पहुंच सकता है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्लासिक उदाहरण है। डुअल यूज मतलब ये सुरंग तवांग के लोगों के लिए भी एक जीवन रेखा है। इससे वहां पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार आसान होगा और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को गुवाहाटी या तेजपुर पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, तो ये सुरक्षा के साथ साथ विकास को भी गति देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सुरंग की बात नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि पिछले 5 सालों में चीन सीमा के पास 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं। जी हाँ, ये एक जाल बिछाने जैसा है ताकि सेना की आवाजाही के लिए कई रास्ते हों और किसी एक रास्ते के बंद होने से पूरी सप्लाई लाइन न रुक जाए। तो हमारे पास हर मौसम में खुली रहने वाली सड़कें और सुरंगें हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को या भारी भरकम तोपों और टैंकों को एक साथ सीमा पर भेजना हो, तो क्या सड़कें काफी हैं? ट्रकों के काफिले तो पहाड़ों में बहुत धीरे चलते हैं और जाम में भी फंस सकते हैं। हाँ, यहीं पर वो प्रोजेक्ट आता है जिसे कई विशेषज्ञ गेम चेंजर मान रहे हैं। बिलासपुर लेह रेल लाइन। जी, ये एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसका पहला चरण, जो बिलासपुर से बरमाड़ा तक 63 किलोमीटर का है, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन असली लक्ष्य है 498 किलोमीटर लंबी लाइन को लेह तक पहुंचाना। और ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और मुश्किल पहाड़ी इलाकों से गुजरेगी। हाँ, मंडी, कुल्लू, केलांग, ये सब रास्ते में आएंगे। पहाड़ों में ट्रेन लाइन बिछाना सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। क्या ये वाकई संभव है और इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये पूरी हो जाती है तो ये लॉजिस्टिक्स के पूरे खेल को बदल देगी। कैसे? आप कल्पना कीजिए, एक मालगाड़ी सैकड़ों ट्रकों के बराबर का सामान, टैंक, तोपें और रसद एक साथ ले जा सकती है। वो भी ट्रेन की गति से? बिल्कुल। जहां ट्रकों के काफिले को पहुंचने में कई दिन लगते हैं और जो मौसम पर निर्भर रहते हैं, वहीं ट्रेन बहुत कम समय में और हर मौसम में ये काम कर सकती है। तो ये भारत को लंबे समय तक एक बड़ी सेना को सीमा पर बनाए रखने की क्षमता देगी? सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता नहीं है, ये एक लंबे संघर्ष को झेलने की क्षमता है। अब तक हमने कंक्रीट और स्टील की बात की है, बांध, हवाई पट्टी, सुरंग, रेल लाइन। लेकिन क्या आज की लड़ाई सिर्फ इन्हीं चीजों से लड़ी जाती है? नहीं, आज के दौर में ये भौतिक बुनियादी ढांचा अगर